हेलो, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम जून महीने 2025 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो मैगजीन है, मैगजीन का जो अगला टॉपिक है रिपोर्ट्स और सूचकांक, रिपोर्ट्स और इंडाइसेस के बारे में। तो कुछ जो महत्वपूर्ण इंडाइसेस और रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। इनमें सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो है 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025। 10वीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2025 में जारी की गई है, उसके बारे में देखते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो हर साल जो संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी की जाती है हर साल और देशों को जो है वो रैंकिंग दी जाती है। इस बार की जो इसकी थीम थी, थीम हमें अधिकांश एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो थीम हमें याद रखनी है कि भाई 2030 और मध्य शताब्दी यानी कि जो हमारी अभी 21वीं सदी चल रही है, इसकी मध्य शताब्दी 2050 तक, यानी कि 2030 से 2050 तक सतत विकास का वित्त पोषण जो है वो इसकी थीम है। 2030 और मध्य शताब्दी यानी 2050 तक की बात कर रहे हैं। 2050 तक सतत विकास का वित्त पोषण जो है इसकी थीम है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, जो कि 2050 जो है वो रहेगा। इसके अंदर में रैंकिंग दी जाती है देशों को। तो अगर फर्स्ट रैंक हम देखें तो फर्स्ट रैंक जो है वो फिनलैंड को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई है? फिनलैंड को प्राप्त हुई है। सेकंड रैंक हम देखें तो स्वीडन को प्राप्त हुई है और थर्ड रैंक जो है वो डेनमार्क को प्राप्त हुई। तो फर्स्ट रैंक किसको? फर्स्ट रैंक जो है फिनलैंड को, सेकंड स्वीडन को और थर्ड जो है वो डेनमार्क को प्राप्त हुई है। और अगर नीचे से देखें हम सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा है, तो सबसे आखिरी पायदान पर 167 देशों में 167 नंबर पर जो है वो साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे आखिरी पायदान पर रहा है, 167 रैंक आई है। 166 पर देखें तो मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है, जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वो 166 नंबर पर है। और अगर चाड जो है वो नीचे से तीसरे नंबर पर है। तो अगर हम देखें इसके बारे में 10वीं जो सतत विकास रिपोर्ट है, 10वीं जो 10th जो सतत विकास रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो जारी कौन करता है? तो जारी तो करता है यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इनके द्वारा हर साल इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम रही है 2030 से मध्य शताब्दी तक। मध्य शताब्दी का मतलब हो गया 2050 तक। मध्य शताब्दी तक जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका वित्त पोषण, उसका वित्त पोषण जो है वो किस प्रकार से है, वो इसकी थीम है। फर्स्ट रैंक देखें हम तो फिनलैंड की फर्स्ट रैंक आई है, फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है। सेकंड देखें हम तो सेकंड जो है वो स्वीडन की जो है वो सेकंड रैंक आई है। और थर्ड जो है वो हम देखें तो डेनमार्क, डेनमार्क की थर्ड रैंक आई है। तो पहले तीन स्थान जो है वो हमें याद रखने हैं। फिनलैंड फर्स्ट है, स्वीडन जो है वो सेकंड है और डेनमार्क जो है वो थर्ड है। और अगर हम सबसे आखिरी पायदान पर देखें तो 167th रैंक जो आई है साउथ सूडान की आई है। दक्षिणी सूडान जो है वो उसकी सबसे आखिरी पायदान पर दक्षिणी सूडान जो है वो रहा है। 166 पर देखें तो जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वो जो है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, वो लास्ट से दूसरे पायदान पर है। और 165वें नंबर पर चाड, अफ्रीका की एक कंट्री है, तो चाड जो है वो सबसे तीसरे नंबर पर, पीछे से जो है वो सबसे तीसरे नंबर पर चाड है। भारत की अगर हम बात करें, भारत जो है वो इसमें कहाँ स्टैंड करता है, तो भारत 2025 की जो रिपोर्ट है, ये 2025 की रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 99th जो है वो रैंक आई, 99वीं रैंक आई है। तो कुछ रैंकिंग के अंदर में सुधार हुआ है। क्यों? क्योंकि 2024 में जो भारत की रैंकिंग 109th हुआ करती थी, तो भारत की रैंकिंग के अंदर में सुधार आया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 100 देशों में भारत जो है वो पहली बार 2025 में यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। तो ये बात जो है वो भारत के संबंध में याद रखने योग्य है। तो देख लेते हैं हम भारत के संबंध में। तो भारत की कौन सी रैंक आई है? 99वीं रैंक आई है 2025 की यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में। सतत विकास जो सूचकांक है उसमें 2024 में यानी पिछले साल जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें 109वीं रैंक थी। और इसी के साथ में भारत जो है पहली बार टॉप 100 के अंदर में स्थान बनाने में कामयाब रहा है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में थी। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में जून के महीने के अंदर में एक बाइलेटरल निवेश संधि, द्विपक्षीय निवेश संधि के ऊपर में हस्ताक्षर हुए हैं। ये बेसिकली 2019 में इस द्विपक्षीय संधि पर वार्ता शुरू हुई थी, जो कि 5 जून 2025 से अब लागू हो जाएगी। और ये इससे पहले भारत और किर्गिस्तान के बीच में सन 2000 में एक निवेश संधि हो रखी थी, और ये इसका स्थान जो है वो ये नई वाली निवेश संधि ले लेगी। और इससे जो है वो दोनों देशों के अंदर में निवेश को संरक्षण मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगा। तो जून 2019 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि तो 2 जून 2019 के अंदर में सिग्नेचर हो गए थे। अब जून 2025 से जो है वो ये लागू कर दी गई है ये निवेश संधि। 2000 के अंदर में सन 2000 के अंदर में एक पहले से ऐसी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पहले से इंप्लीमेंटेड थी, इसके स्थान पर ये नई निवेश संधि जो है वो लाई गई है, और ये दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को जो है वो इंश्योर करेगी। तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो निवेश संधि हुई है उसके बारे में बातचीत होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं। तो इन समझौते में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण समझौता किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीप समूह को जापान के द्वारा स्मार्ट आइलैंड के अंदर में कन्वर्ट किया जाएगा। स्मार्ट द्वीप के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। स्मार्ट आइलैंड के अंदर में क्या क्या खासियत होती है? तो एक तो जो कनेक्टिविटी होती है वहां बेहतर कनेक्टिविटी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अवसंरचना होती है, क्योंकि ये द्वीप है, यहाँ पे बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, तो ऐसी आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ऐसा जो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण करवाया जाएगा, और बुनियादी जो सुविधाएं होती है, ढांचा होता है, वो बेहतर जो है वो बनाया जाएगा, और स्मार्ट प्रौद्योगिकी का, सस्टेनेबल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। सतत जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास किया जाएगा। तो कौन कौन से द्वीप समूह है? 2 द्वीप समूह है, एक तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा लक्षद्वीप है। तो इन 2 द्वीपों को जो है वो जापान स्मार्ट द्वीप में कन्वर्ट करेगा। तो पहला समझौता तो इसके बारे में हुआ है, इसको देख लेते हैं हम कि भारत जापान समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों ने सहमति जताई है। और पहली बात है कि जापान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को जो है वो क्या बनाएगा? टिकाऊ प्रौद्योगिकी, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी का उपयोग करके स्मार्ट द्वीप में बदलने का जो है भारत को सहायता करेगा। तो ये जो है वो 2 द्वीप है हमारे, एक तो है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। नेक्स्ट जो है वो समझौता हुआ है हमारा जो गुजरात के अंदर में लोथल जगह है, गुजरात में लोथल जगह है, गुजरात में लोथल जो है वहां पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, और इसकी स्थापना के अंदर में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? जापान जो है वो, जापान के साथ में समझौता हुआ है, जहां जापान जो है गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण करवाएगा। इसी के साथ में गुजरात की जापान की एक कंपनी है, जापानी कंपनी है इमामारी।
कौन सी कंपनी है? इमाबारी शिप बिल्डर्स नाम की एक कंपनी है जो भारत में आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में एक जो है वो शिप बिल्डिंग परियोजना, ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग परियोजना का जो है वो प्रस्ताव रखा गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा? इमाबारी कंपनी के द्वारा। तो ये प्रमुख प्रमुख जो 3 समझौते हुए हैं भारत और जापान के बीच में, जो कि भारत और जापान के समुद्री संबंधों को क्या बनाएंगे? सुदृढ़ बनाएंगे। पहला समझौता तो किस बारे में हुआ है? तो हमारे जो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है, इन दोनों को स्मार्ट आइलैंड के अंदर में कन्वर्ट करने में जापान सहयोग करेगा। दूसरा, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण करवाया जाएगा। और तीसरा, जापानी कंपनी है इमाबारी, और इस इमाबारी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर में एक ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग जो है वो परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये 3 बातें जो है हमें ध्यान में रखनी है। इनके बारे में देख लेते हैं हम एक बार कि गुजरात के लोथल में जो कौन सा संग्रहालय? राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का विकास करवाया जाएगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथल, गुजरात में। और जापान की कौन सी कंपनी है? इमाबारी शिप बिल्डर, और इसने आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड परियोजना का प्रस्ताव रखा है। तो इस प्रकार से ये 3 बातें हमें जापान और भारत के समुद्री संबंधों के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025 की रिपोर्ट। इसमें स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट है, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन फंड है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, उसके द्वारा जारी की जाती है। और इसके द्वारा बताया गया है कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन है विश्व की, वो 820 करोड़ तक पहुंच गई। कितनी पहुंच गई है? विश्व की 820 करोड़ की जो है वो पॉपुलेशन पहुंच गई है। लेकिन वृद्धि दर जो है वो क्या हो रही है? लगातार गिर रही है। यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने की दर, रेट ऑफ इंक्रीजिंग जो ग्रोथ रेट है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। और टोटल पॉपुलेशन कहाँ पे पहुंच गई है? 820 करोड़ तक पहुंच गई है। ये जो रिपोर्ट है, इसका जो शीर्षक जो है वो ये है कि द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस इसका जो है वो टाइटल है। ये इसलिए टाइटल रखा गया है, क्यों? क्योंकि जो प्रजनन दर है, वो प्रजनन दर लगातार कम होती चली जा रही है। कि भारत के संदर्भ में हम बात करें कि प्रजनन दर जो है वो भारत की गिर करके 1.9 हो गई है, जो कि रिप्लेसमेंट दर जो होती है, जो कि 2.1 मानी जाती है, उससे भी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट के नाम से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और इसके अंदर में अगर देशों की स्थिति की बात करें हम, तो देशों की स्थिति की देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो भारत की है, जो कि भारत की जनसंख्या बढ़ के 146 करोड़ हो गई। कितनी हो गई है? 146 करोड़ हो गई। 146 करोड़ जो है वो भारत की जनसंख्या होगी। सेकेंड नंबर पर चाइना है, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ होगी। कितनी होगी? 142 करोड़ होगी। थर्ड नंबर पर यूएसए है, जिसकी जनसंख्या 35 करोड़ है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया 29 करोड़ है। और 5वें नंबर पर 26 करोड़ जनसंख्या के साथ में पाकिस्तान बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये 5 जो है वो सबसे पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड है। इसी रिपोर्ट के अंदर में अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि जो भारत की प्रजनन दर है, जो कि अभी अपन ने बात करी कि वो घट करके कितनी हो गई है? वो 1.9 हो गई है। यानी कि जो प्रतिस्थापन दर है, प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट रेट उसको बोलते हैं कि भाई जनसंख्या स्थिर बनी रहे, जनसंख्या स्थिर बने रहे, उसके लिए रिप्लेसमेंट दर जो है वो 2.1 होती है। 2.1 जो है वो रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। यानी कि जो अभी अगर 100 लोग हैं, तो वो 100 के 100 जनसंख्या बनी रहेगी, तो इसके लिए रिप्लेसमेंट रेट कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। अभी रिप्लेसमेंट दर, प्रजनन दर जो है वो, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितनी हो गई है? 1.9 हो गई। यानी रिप्लेसमेंट दर से भी क्या हो गई है? कम हो गई है। यानी कि अब जनसंख्या में जो है वो कमी आने के संकेत मिल रहे हैं आगे जाकर के। और इसी रिपोर्ट के अंदर में और क्लासिफिकेशन किया गया है कि भारत की वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, उन्हें कामकाजी आबादी या वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है, जो कि अभी 68% वर्किंग पॉपुलेशन है भारत की, जो कि काफी अधिक जो है वो हम कह सकते हैं।
टीनेजर्स कितने हैं, टीनेजर्स यानी कि 10 साल से लगा करके 19 साल तक जो है वो 17% जो है वो टीनेजर्स भारत के अंदर में है। बुजुर्गों की बात करें, एल्डरली जो पीपल है 65 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं, वो कितने हैं, तो वो 7% जो है वो भारत के अंदर में है। और हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है वो 74 ईयर्स जो है वो भारत के अंदर में है। तो ये कुछ जो है वो रिपोर्ट है किसके बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो है वो जनसंख्या की स्थिति, वर्ल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 की अगर हम बात करें तो ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की जाती है। पूरी दुनिया की आबादी कितनी होगी है, तो पूरी दुनिया की आबादी होगी 820 करोड़, तो पूरी दुनिया की आबादी होगी। इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज है उसमें देखें तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले जो है वो भारत है। जनसंख्या कितनी होगी, 146 करोड़ जो है वो भारत की जनसंख्या होगी। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पर चीन है। कौन है दूसरे नंबर पर, चीन है। जनसंख्या कितनी है, 142 करोड़ चीन की जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर है यूएसए, और कितनी जनसंख्या है, 35 करोड़ जो है वो यूएसए की जनसंख्या है, तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, कौन है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 29 करोड़। और पांचवें नंबर पर है पाकिस्तान, पांचवें नंबर पे है पाकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन है 26 करोड़। तो ये कुछ जो है वो 5 टॉप पॉपुलस कंट्रीज, सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो देश है उनकी कुछ इस प्रकार का डाटा है। और अगर हम भारत की बात करें, इसी में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो फर्टिलिटी रेट है, भारत की जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, भारत की प्रजनन दर जो है गिरकर कितनी हो गई है, 1.9 हो गई है, जो कि रिप्लेसमेंट दर, प्रतिस्थापन दर है, उससे भी कम हो गई है। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, कामकाजी जो आबादी है भारत में, कामकाजी आबादी है, वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि 15 साल से 64 ईयर्स तक की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन की 68% जनसंख्या जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आ रही है। टीन्स की बात करें हम, किशोरों की बात करें, यानी 10 से लगा करके 19 साल तक के बच्चों की बात करें तो 17% जनसंख्या उनकी आ रही है। और अगर हम बुजुर्गों की बात करें जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है तो उनकी जनसंख्या कितनी आ रही है, 7% के करीब उनकी जनसंख्या जो है वो आ रही। और अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पुरुषों की जो है जीवन प्रत्याशा 71 ईयर्स है, और महिलाओं की, फीमेल्स की, विमेन्स की जो है वो 74 ईयर जो है वो जीवन प्रत्याशा है। तो ये कुछ भारत के बारे में। और इस रिपोर्ट की जो है वो शीर्षक, टाइटल क्या था, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट। टाइटल क्या रखा गया है इस रिपोर्ट का, टाइटल रखा गया है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट। ये इस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया है। तो रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें हैं इस रिपोर्ट के बारे में जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2025। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो विश्व आर्थिक मंच है इसके द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है, जो कि महिलाओं की जो जेंडर गैप हो रहा है उसके बारे में प्रकाश डालती है।
और आइसलैंड जो है वो लगातार 16 सालों से टॉप कर रहा है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि आइसलैंड जो है वो लगातार 16 साल से दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आइसलैंड के बाद में सेकंड नंबर आता है फिनलैंड का, फिनलैंड के बाद में थर्ड नंबर आता है नॉर्वे का, नॉर्वे के बाद में यूनाइटेड किंगडम है और पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड का जो है वो नंबर आता है। तो इस तरीके से ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो ग्लोबल इक्वेलिटी को रिप्रेजेंट करती है। पूरे विश्व में यदि अगर हम बात करें कि कितना जो है वो ग्लोबल गैप बना हुआ है, जेंडर गैप बना हुआ है, तो वैश्विक लैंगिक अंतर जो है 68.8% के करीब पहुंच गया है। और अगर इसी गति के साथ में जो है वो ये बढ़ता रहा तो जो है वो हमको 123 साल लगेंगे पूर्ण समानता प्राप्त करने में। कितने साल लगेंगे? अभी भी 123 साल जो है वो और लगेंगे अगर इसी रफ्तार के साथ में अगर हम जो है वो बढ़ते रहे तो इसमें सुधार की जो है वो काफी गुंजाइश बनी हुई है। इसी के साथ में अगर हम जो है वो वैश्विक कार्यबल की बात करें, पूरे विश्व के अंदर में जो टोटल वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो केवल 41.2% महिलाएं हैं जो ग्लोबल वर्क फोर्स के अंदर में अपना हिस्सा बनाती है। तो महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? केवल 41.2% जो है महिलाओं की हिस्सेदारी है कुल वर्क फोर्स के अंदर में। और अगर शीर्ष पदों की बात करें, जो टॉप मोस्ट जो पद हैं उनकी बात करें तो केवल 28.8% महिलाएं ही कुल जो टॉप पद है वहां तक पहुंच पाई है, शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच पाई है। 28.8% महिलाएं ही पहुंच पाई। भारत की बात करें तो भारत की इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ खास स्थिति अच्छी है नहीं। कुल 148 देशों के बारे में ये बात करती है रिपोर्ट, उसमें से भारत की इस साल जो रैंक 131वीं रैंक है। कुल 148 देशों के अंदर में 131वीं रैंक आई है। पिछले साल जो है वो इससे ठीक रैंक थी, 2 रैंक जो है वो भारत अच्छा था, 129वीं जो है वो रैंक थी और इस साल जो है वो 2 रैंक पीछे हो गया है। भारत के अंदर में समानता की बात करें तो 64.1% समानता की जो है वो बात करता है भारत के अंदर में ये रिपोर्ट। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बांग्लादेश में सर्वाधिक जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है इस क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये रिपोर्ट जो है वो कौन सी रिपोर्ट है? ये वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट है 2025 की। कब की? 2025 की रिपोर्ट है। कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है वो इसको जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वो हर साल जारी की जाती है। फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो फर्स्ट रैंक जो है वो आइसलैंड की आई। फर्स्ट रैंक आइसलैंड की आई और लगातार 16 साल से जो आइसलैंड इस रैंकिंग के अंदर में फर्स्ट बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आइसलैंड की। उसके बाद में जो है सेकंड नंबर पे आता है आपका फिनलैंड, सेकंड नंबर पे आता है फिनलैंड। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्वे। कौन सी कंट्री आती है थर्ड नंबर पे? नॉर्वे थर्ड नंबर पे आती है। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी यूनाइटेड किंगडम, यूके। और फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी न्यूजीलैंड। फिफ्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है? न्यूजीलैंड आती है। कौन सी रैंकिंग है ये? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। फर्स्ट कौन आया है? आइसलैंड, लगातार 16 सालों से लगातार फर्स्ट आ रहा है। सेकंड कौन आया? फिनलैंड। थर्ड कौन आया है? नॉर्वे। चौथे नंबर पे यूके है और पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड है। ये रिपोर्ट बताती है कि जो वर्कफोर्स है, कुल कार्यबल है, उसके अंदर में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? केवल 41.2% के करीब जो है महिलाओं की भागीदारी है ग्लोबल जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें। और अगर उच्च नेतृत्व वाले पदों की बात करें, उच्च पदों की बात करें तो केवल 28.8% केवल महिलाओं की भागीदारी कितनी है? उच्च पदों पर केवल 28.8% जो है वो महिलाओं की भागीदारी है। और अगर इस रिपोर्ट के अंदर में हम भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2025 में इसके अंदर में 131वीं रैंक हासिल की है। कितने कंट्रीज के अंदर में? 148 कंट्रीज के अंदर में 131वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले जो 2024 के अंदर में रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की स्थिति ठीक थी,
129 थी, मतलब अभी वाली तुलना के अंदर में। तो पहले जो है 129th रैंक थी, अब रैंक जो है वो कम होकर के कितनी हो गई है, 131 हो गई। और साउथ एशिया के अंदर में बात करें तो बांग्लादेश को इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बताया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही किसके बारे में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को संशोधित किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के द्वारा गरीबी रेखा को अब जो है वो 2021 का परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके आधार पर संशोधित किया गया है, जो कि पहले 2017 की परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आंकड़ों के आधार पर हुआ करती थी। 2017 में $2.15 से कम प्रतिदिन कमाने वाले लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता था, शामिल किया जाता था। अब उसको संशोधित करते हुए 2021 के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रतिदिन $3 से कम कमाने वाले लोगों को जो है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी रेखा है, इसके अंदर में रिवाइज किया गया है। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। वर्ल्ड बैंक ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को पहले के $2.15 प्रतिदिन 2017 के पीपीपी के अनुसार यह आंकड़ा रखा था। $2.15 जो प्रतिदिन इससे कम कमाते हैं उनको पॉवर्टी लाइन रखा था, उसको बढ़ा करके अब $3 प्रतिदिन और 2021 की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके अनुसार रिवाइज्ड कर दिया है। इस रिवीजन के साथ ही बहुत सारे लोग, 125 मिलियन के करीब लोग जो है वो गरीबी, अत्यधिक गरीबी के अंदर में वृद्धि होगी। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में 125 मिलियन लोगों की जो है वो वृद्धि हो गई है। और इसके अंदर में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के अंदर में जो अत्यधिक गरीबी दर थी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट थी, वो 2011-12 में 27.1% हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 2011-12 में 27.1% हुआ करती थी, जो कम होकर के 2022-23 में 5.25% रह गई। कितनी रह गई है, 5.25% 2022-23 में। और अगर लोगों की बात करें तो 345 मिलियन के करीब जो है वो 2011-12 में लोग अत्यधिक गरीबी रेखा के अंतर्गत हुआ करते थे, जो कि कम होकर के अब लगभग 75 मिलियन के करीब 2022-23 के अंदर में हो गए हैं। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आप जो है वो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और हमें ऐसे याद भी रहने चाहिए। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन, जो पॉवर्टी लाइन है उसको संशोधित किया गया है, पॉवर्टी लाइन को संशोधित किया गया है। तो पहली बात तो ये पॉवर्टी लाइन, अंतरराष्ट्रीय पॉवर्टी लाइन किसके द्वारा संशोधित किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व बैंक है उसके द्वारा जो गरीबी रेखा है उसमें संशोधित किया गया है। पहले कितनी थी पॉवर्टी लाइन की सीमा जो है वो $2.15 से कम कमाने वाले, और ये 2017 के अंदर में जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी उसके आधार पर निर्धारित किया गया था। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, $3 प्रतिदिन कर दिया गया है। और ये 2021 का आंकड़ा, 2021 का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके आधार पर ये आंकड़ा बढ़ा दिया है। और इस आंकड़े को बढ़ाने की वजह से जो है वो कितने, लगभग 125 मिलियन, 125 मिलियन जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी रेखा के अंतर्गत वृद्धि हो गई है। 125 मिलियन जो है वो अत्यधिक गरीब लोगों के अंदर वृद्धि हो गई है। और अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है वर्ष 2011-12 के अंदर में जो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में लोग थे वो 27.1% हुआ करते थे। और जो कि 2022-23 में, 2022-23 में कम होकर के कितने हो गए, लगभग 5.25 के करीब रह गए प्रतिशत में देखें तो। और संख्या में देखें तो लगभग 345 मिलियन लोग जो है वो 2011-12 के अंदर में अत्यधिक गरीबी रेखा में थे, और अब जो है वो ये कम होकर के लगभग 75 मिलियन लोग जो है वो अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे जो है वो अभी आने लग गए। तो नए आंकड़े लेने से क्या फायदा होता है, नए आंकड़े लेने से जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी, वर्तमान जितने नवीनतम आंकड़े होते हैं उतना अच्छे से जो है वो मूल्यांकन हम कर पाते हैं। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, गरीबी रेखा के अंदर में जो संशोधन किया है किसके द्वारा किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। इसके बाद में जो है वो हम अगला देखते हैं।
अगली रिपोर्ट है वैश्विक सूखा परिदृश्य 2025 ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक जो है 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक विकास, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट? इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट की जो प्रमुख कुछ बिंदु है उसमें ये बताया गया है कि जो विश्व का कुल भूभाग है उसका 40% भूभाग जो है वो सूखे की चपेट के अंदर। जो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आते हैं, सीवियर ड्रॉट्स आते हैं, गंभीर सूखे की चपेट में कितना प्रतिशत भूभाग? लगभग 40% भूभाग का जो एक बड़ा हिस्सा जो है वो गंभीर सूखे की चपेट में है। लगभग अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया फेसेस फ्रीक्वेंट एंड सीवियर ड्रॉट। तो बार बार फ्रीक्वेंट और सूखा, गंभीर सीवियर जो सूखा है वो लगभग दुनिया का जो भूभाग है उसके 40% भूभाग के ऊपर में जो है वो आता है। और ये कौन सी रिपोर्ट में है? वैश्विक सूखा परिदृश्य, वर्ल्ड ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट 2025 के अंदर में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने बताया इस रिपोर्ट के अंदर में कि जो सूखा आता है और सूखे की वजह से बहुत इकोनॉमी के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि कृषि नहीं होगी अच्छे से और अर्थव्यवस्था पूरी प्रभावित हो जाती। तो इस अर्थव्यवस्था की हर साल जो लागत है वो लगभग 3 से 3.5% जो है वो औसत सूखे की आर्थिक लागत के अंदर में वृद्धि हो रही है। 3 से 7.5%, 3 से 7.5% जो एनुअल इंक्रीज इन दी इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अ ड्रॉट। तो हर साल जब ड्रॉट आता है, सूखा आता है, तो 3 से 7.5% तक जो है वो एनुअल कॉस्ट के अंदर में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। और आपदा से संबंधित जितनी भी दुनिया के अंदर में मौतें होती, आपदा के अंदर जितनी भी दुनिया के अंदर में मौतें होती, उसका 34% लोग जो है वो किसके कारण? केवल ड्रॉट के कारण जो है वो डेथ्स हो रही है। आपदा के कारण मरने वाले लोगों में 34% जो है वो डिजास्टर रिलेटेड डेथ्स है वो ड्रॉट की वजह से हो रहा। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक सूखा परिदृश्य। क्या है रिपोर्ट का नाम? वैश्विक सूखा परिदृश्य, वर्ल्ड ड्रॉट आउटलुक 2025 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें, 3 फैक्ट हमने पढ़े। पहला कि दुनिया का जो टोटल भूभाग है उसका कितना परसेंट? 40% जो है वो फ्रीक्वेंट और सीवियर ड्रॉट का सामना कर रहा है। फ्रीक्वेंट एंड सीवियर ड्रॉट का सामना कर रहा है 40% जो भूभाग है दुनिया का वो। और हर साल जब ड्रॉट आता है तो 3 से 3.5% इकोनॉमिक लागत के अंदर में वृद्धि कर देता है। और तीसरा फैक्ट पड़ा कि दुनिया के अंदर में जितनी टोटल डेथ्स हो रही है किससे? आपदा की वजह से, उसका 34% लोग किसकी वजह से डेथ हो रही है? उनकी उनकी डिजास्टर में ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से जो है वो 34% लोगों की डेथ हो रही। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने? वैश्विक सूखा परिदृश्य 2025 जो रिपोर्ट है उसके बारे में मुख्य मुख्य बातें हमने पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अगला, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025। अंकटाड एक संस्थान है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा विश्व के अंदर में कितना कितना निवेश हो रहा है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की जाती है। और 2025 की रिपोर्ट के अंदर में ये बताया गया है कि लगातार दूसरे साल एफडीआई का जो इनफ्लो है, वैश्विक इनफ्लो जो है एफडीआई का, उसके अंदर में कमी आई है और 11% से एफडीआई के अंदर में कमी आई है। तो 2024 में
एफडीआई के अंदर में 11% की गिरावट दर्ज हुई है, जो गिरावट का कौन सा लगातार दूसरा वर्ष है। यानी पिछले साल भी जो है 2023 के अंदर में भी एफडीआई में कमी थी, जो कि 24 की रिपोर्ट में था, और 25 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 की रिपोर्ट में भी वैश्विक एफडीआई के अंदर में कमी आई है। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करती है? तो सबसे टॉप पर है अमेरिका। कौन है सबसे टॉप पर? अमेरिका। दूसरे नंबर पर है चाइना। दूसरे नंबर पर है चाइना। तीसरे नंबर पर है सिंगापुर। चौथे नंबर पर है हांगकांग। और पांचवें नंबर पर है ब्राजील। तो इस तरीके से ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त होती है। उनमें सबसे टॉप पर है अमेरिका, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर हांगकांग और पांचवें पर है ब्राजील। इसी रिपोर्ट के अंदर में यदि भारत की बात करें तो भारत ने वर्ष 2024 में 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया था। कितना? 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया था। और अगर टोटल रैंकिंग देखी जाए भारत की, तो भारत शीर्ष 15 देशों के अंदर में जो 15वें नंबर पर आता है। पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उसमें 16वें नंबर पर था, तो एक जो है पायदान का सुधार करके भारत 15वें स्थान पर पहुंच गया है वैश्विक स्तर में। 2023 के अंदर में भारत जो है वो 24वें स्थान पर, सॉरी 16वें स्थान पर जो है वो था। तो कौन सी रिपोर्ट है ये हमारे पास में? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है? ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार सम्मेलन, इसके द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। और अगर हम शीर्ष 5 देश देखें जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले पायदान पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, चीन, तीसरे नंबर पर आता है सिंगापुर, तीसरे नंबर पर आता है सिंगापुर, चौथे नंबर पर आता है हांगकांग, चौथे नंबर पर आता है हांगकांग, और पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। कौन आता है पांचवें नंबर पर? ब्राजील आता है। तो ये टॉप 5 जो है वो एफडीआई प्राप्त करने वाले देश हैं, शीर्ष देश हैं। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो वर्ष 2024 है उसमें जो वैश्विक एफडीआई है, वैश्विक एफडीआई है उसमें 11% की कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है? 11% की कमी आई है। और ये लगातार दूसरे वर्ष जो है वो ऐसा ये गिरावट देखी गई। भारत की बात करें इस रिपोर्ट के अंदर, तो भारत को वर्ष 2024 में 28 बिलियन डॉलर का जो एफडीआई प्राप्त हुआ था भारत को। और अगर हम बात करें ओवरऑल देशों में, तो भारत जो है वो 15वें स्थान पर है, जो कि 2023 में 16वें स्थान पर हुआ करता था। तो भारत को एक स्थान का सुधार जो है वो इस रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में प्राप्त हुआ है। तो ये किसके बारे में है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026। लंदन में एक संस्थान है क्वाकरेली, जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए रैंकिंग निकालता है। और इस साल जो 2025 के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली गई थी उसमें जो है वो भारत के 54 संस्थानों को जो है वो प्रतिनिधित्व दिया गया था, स्थान दिया गया था। ये देश में पूरे विश्व के अंदर में जो है वो कोई भी एक कंट्री की सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज इंक्लूड किए जाते हैं उसमें चौथे नंबर पर भारत जो है वो आता है। पहले नंबर पर अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन आता है और तीसरे नंबर पर चाइना आता है। यानी कि सबसे ज्यादा इस क्वार्केली जो साइमंड्स रिपोर्ट है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, लंदन का जो ये इंस्टीट्यूट है ये निकालता है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहाँ की है? सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज अमेरिका की, यूएसए की, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की है और तीसरे नंबर पर चाइना की जो है वो यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर भारत के। और भारत के कितने यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया इस बार? 54 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। और इसके अंदर में देखें तो इस रैंकिंग के अंदर में भारत के, ये 2026 की रैंकिंग में भारत के 8 संस्थाओं को नया ऐड किया गया। यानी कि 8 संस्थाएं पिछले वाली जो रैंकिंग थी उसमें शामिल नहीं थे, तो 8 संस्थाओं को पहली बार शामिल किया गया। ऐसा सबसे ज्यादा संस्थाओं को शामिल पहली बार जो किया गया है, तो वो भारत जो है वो सबसे
सर्वाधिक जो है वो यूनिवर्सिटीज को, नई यूनिवर्सिटीज को स्थान देने वाला देश बन गया है। तो 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को पहली बार रैंकिंग में स्थान दिया गया है, जो इस साल इस रैंकिंग के अंदर में किसी भी देश के लिए सर्वाधिक है। और अगर भारत की बात करें तो जो हमारे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला इंस्टीट्यूट है, जिसको इस रैंकिंग के अंदर में 123वां स्थान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? 123वां स्थान दिया गया है। और अगर पुरानी वाली रैंकिंग बात करें तो उस समय जो है 2025 के अंदर में जो 2025 की जो रैंकिंग थी उसमें 150वां स्थान जो है वो भारत की आईआईटी दिल्ली को जो है वो दिया गया था। तो कौन सी जो है वो ये रैंकिंग है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026। कौन सी रैंकिंग है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये क्वार्केली जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, लंदन के अंदर में ये संस्थान है, उसके द्वारा जारी की जाती है। और भारत के कितने इंस्टीट्यूट लिए गए हैं? भारत के 54 विश्वविद्यालयों को इसके अंदर में जो है वो स्थान प्रदान किया गया है। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट कहाँ के हैं? सबसे ज्यादा अमेरिका। कहाँ के हैं? अमेरिका के सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट है। सेकेंड नंबर पर ब्रिटेन। सेकेंड नंबर पर कौन है? ब्रिटेन। थर्ड नंबर पर चाइना। थर्ड नंबर पर जो है वो चाइना। तो और चौथे नंबर पर भारत। और भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 54। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में 2026 की वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में 54 संस्थानों को भारत के जो है वो स्थान दिया गया, जिसमें जो है वो 8 पहली बार नए संस्थान जुड़े। 8 जो है वो संस्थान नए जोड़े गए हैं, जो कि इस साल कोई और दूसरा देश नहीं है जिसके इतने संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जोड़ा हो। तो भारत के जो 8 नए संस्थान जुड़े हैं वो सर्वाधिक है इस रैंकिंग के अंदर में शामिल होने वाले। और फर्स्ट रैंक अगर भारत की देखें तो आईआईटी दिल्ली की है। किसकी है? आईआईटी दिल्ली की फर्स्ट रैंक है भारतीय संस्थानों के अंदर में। और ओवरऑल देखें तो इसकी रैंकिंग जो है 123वां स्थान मिला है 2026 की रैंकिंग में। और 2025 की रैंकिंग में जो है वो 150th पोजीशन, 150वीं पोजीशन के ऊपर में आईआईटी दिल्ली को रखा गया था। तो ये हो गया क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रैंकिंग, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रैंकिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें किस प्रकार जो है वो देश फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन है उससे क्लीन एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, उस रैंकिंग को ये जो है वो दर्शाता है। इसके अंदर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 118 देशों में इस जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की दिशा में कितनी प्रगति हर साल हो रही है, उसको जो है वो इसको आकलन किया जाता है। शीर्ष राष्ट्र देखें तो फर्स्ट रैंक जो है वो स्वीडन की है, सेकंड जो है वो फिनलैंड की है, थर्ड जो है वो डेनमार्क की है, और चौथे नंबर पर जो है वो नॉर्वे है। तो ये शीर्ष जो है वो 4 देश है। भारत की स्थिति अगर इन देखें 118 देशों में तो 71वीं रैंक आई है 2025 वाली रैंकिंग में। इससे पहले जो है वो 63rd जो है वो रैंक हुआ करती थी इस रैंकिंग के अंदर में। तो कौन सा इंडेक्स है ये भाई? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 118 देशों की रैंकिंग जारी करता है। किस हिसाब से जारी करता है? कि फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन है उसको कम करके क्लीन एनर्जी को कितना शिफ्ट हो रहा है, संक्रमण कितना तेज गति से हो रहा है, एनर्जी का ट्रांजिशन जीवाश्म ईंधन से क्लीन एनर्जी की तरफ कितना तेज हो रहा है, उसके आधार पर 118 देशों की रैंकिंग दी जाती है। और उसके अंदर में सबसे फर्स्ट रैंक के ऊपर में कौन सी कंट्री है? स्वीडन। स्वीडन जो है फर्स्ट रैंकिंग है। उसके बाद में है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पर फिनलैंड है।
फिनलैंड है। थर्ड नंबर पर आपका डेनमार्क है और चौथे नंबर पर नॉर्वे है। चौथे नंबर पर नॉर्वे है। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 118 देशों की रैंकिंग है। इसमें ये कैलकुलेट किया जाता है, ये आकलन किया जाता है कि फॉसिल फ्यूल से जो जीवाश्म ईंधन है उससे स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कितना तेज गति से देश प्रगति कर रहे हैं। उनमें 118 देशों में फर्स्ट रैंकिंग है स्वीडन की, सेकंड है डेनमार्क की, थर्ड है सेकंड है फिनलैंड की, थर्ड है डेनमार्क की और चौथी रैंक के ऊपर में नॉर्वे है। भारत की बात करें, भारत की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर में भारत की 71st जो है वो रैंकिंग इस बार आई है। तो थोड़ी सी पीछे हो गई है। भारत की पिछली बार जो है वो 63rd रैंक थी। भारत थोड़ा सा इसके अंदर में पीछे हो गया। तो ये कौन सा इंडेक्स है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। फिर उसके बाद में अगला इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, एक इकोनॉमिक्स एंड पीस का एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देशों की शांति की जो है सापेक्ष तुलना की जाती है। 23 इंडिकेटर है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और उन 23 इंडिकेटर्स के आधार पर 163 देशों के बीच में तुलना की जाती है। 23 इंडिकेटर, 23 जो कह सकते हैं कि मात्रात्मक संकेतक है, इंडिकेटर है, उनके आधार पर। और ये रिपोर्ट बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार जो है वो शांति का स्तर जो है वो उसके अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट देखने को इसमें मिल रही है। कौन कौन से देश हैं इसमें? अगर फर्स्ट रैंक के ऊपर में देखें तो आइसलैंड जो है वो सबसे शांति प्रिय देश बताया गया है इस रैंकिंग के अनुसार। दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। तो शीर्ष देश के अंदर में सबसे फर्स्ट रैंक तो आई आइसलैंड की, सेकंड पे है आयरलैंड, और थर्ड कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड है। और सबसे अशांत देशों की बात करें तो इसमें रूस को जो है वो सबसे अशांत देश बताया गया है। 163 देशों के अंदर में 163वीं रैंक किसकी है? रूस की है। इसके बाद में यूक्रेन है और इसके बाद में है सूडान। तो ये तीन सबसे निचले क्रम के देश हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत की इसमें 115वीं रैंक है। इससे पहले जो 2024 में रैंकिंग निकाली थी उसके अंदर में भारत की रैंकिंग 116वीं इस रैंकिंग जो है वो सूचकांक के अंदर में थी। तो कौन सा इंडेक्स है ये? वैश्विक शांति सूचकांक है, वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स है। ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2025। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है उसके द्वारा। अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक। और इसका क्या मुख्य निष्कर्ष है? मुख्य निष्कर्ष जो है वो ये है कि लगातार शांति के अंदर में क्या हो रही है? गिरावट हो रही। कुल कंट्रीज कितनी है? तो 118 कंट्रीज कुल है। और ये तो हो गए कुल देश। और इन देशों के अंदर में 23 जो इंडिकेटर है, 23 संकेतक है। इन 23 संकेतकों के आधार पर जो है वो इनकी रैंकिंग दी जाती है। इन 118 देशों के अंदर में फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट आइसलैंड है। कौन है? फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है। सेकंड रैंक जो है वो आयरलैंड की है। सबसे शांति प्रिय देशों के अंदर में फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है, सेकंड आयरलैंड की है, और थर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो थर्ड स्थान पर है। सबसे निचले देशों की बात करें 118 देशों के अंदर, एक 163 देशों के अंदर, सॉरी 163 देशों के अंदर में रैंकिंग निकाली जाती है। 163 देशों के अंदर में। और फर्स्ट थर्ड तीन जो देश है वो ये है आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। और अगर सबसे निचले देशों की बात करें तो 163rd पोजीशन के ऊपर में रूस को रखा गया है। उससे एक पोजीशन ऊपर यूक्रेन को रखा गया है। और उससे एक पोजीशन ऊपर 161 स्थान पर सूडान को रखा गया। तो इस प्रकार से ये तीन सबसे अशांत देश इस रैंकिंग के द्वारा बताए गए हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है वो इसमें 115वीं रैंकिंग, इस वाली सूचकांक 2025 वाले इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 115वीं है। और 2024 की बात करें
तो भारत की एक रैंक पीछे थी, 116वीं जो है रैंक हुआ करती थी। तो कौन सा इंडेक्स है ये? ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो हमको इस तरीके से ये बातें, ये देश हमको याद रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट अगला इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। तो एक संस्थान है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इसके द्वारा हर वर्ष ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस साल जो है वो 173 कंट्रीज, कितनी कंट्रीज? 173 देशों में जीवन जीने की गुणवत्ता किस प्रकार की है, उसके आधार पर उनको रैंकिंग जो है वो दी गई है। और 173 देशों की जीवन की गुणवत्ता के आधार पर उनको जो है वो रैंकिंग दी गई है। और इसके अंदर में जो टॉप कंट्रीज के जो प्रमुख जो है वो शहर थे, उनमें सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है कोपनहेगन को। कोपनहेगन जो है वो डेनमार्क के अंदर में स्थित एक शहर है। डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क के अंदर में एक शहर है कोपनहेगन, उसको फर्स्ट जो है वो रैंक प्राप्त हुई। सेकंड नंबर पर दो देश हैं, एक तो है ऑस्ट्रिया के अंदर में स्थित वियना, और दूसरा ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर में स्थित है। तो दो शहर है जिनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, एक तो वियना और दूसरा ज्यूरिख। तीसरे स्थान पर मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में स्थित है। इनको जो है वो, इन दोनों को जब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर कह दिया तो तीसरा स्थान खाली रखा है, और मेलबर्न को जो है वो चौथा स्थान दिया गया है, और जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर में अगेन स्थित है, इसको पांचवा स्थान दिया गया है। तो कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। कितनी कंट्रीज के जो है वो इसमें रैंकिंग दी गई है? 173 कंट्रीज को रैंकिंग प्रदान की गई है। शीर्ष 5 जो है वो शहर कौन कौन से हैं? 173 शहरों को रैंकिंग दी गई है बेसिकली। और शीर्ष 5 देश कौन, 5 जो है वो शहर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो शहर है आपका कोपनहेगन। कहाँ पे स्थित है? डेनमार्क का एक शहर है कोपनहेगन। दूसरे नंबर पर दो देश हैं, वियना और ज्यूरिख। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, और पांचवें नंबर पर अगेन स्विट्जरलैंड का जेनेवा जो है वो स्थित है। इसमें जो सबसे 5 खराब देश है, यानी कि यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता सबसे खराब है, उन 5 देशों को भी रैंकिंग दी गई है, जिसमें सबसे नीचे जो है वो दमिश्क है। सीरिया की राजधानी है बेसिकली। सीरिया के अंदर में गृह युद्ध काफी समय से चल रहा है और वहाँ की जीवन की गुणवत्ता काफी नीचे है। तो ये सीरिया का दमिश्क जो शहर है, इसको सबसे नीचे माना गया है। त्रिपोली, ये जो इसको, और फिर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसकी राजधानी ढाका, और पाकिस्तान का कराची, ये जो है वो सबसे निचले पायदान में। उसमें सबसे जो है खराब स्थिति किसकी है? दमिश्क की स्थिति है। भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की 173 कंट्रीज के अंदर में जो हमारी दिल्ली और मुंबई है, दोनों को 141 स्थान के ऊपर में, 141वें स्थान के ऊपर में रखा गया है। तो कौन सा इंडेक्स है ये? तो ये इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अंदर में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। कितने देशों को रैंकिंग दी गई है? 173 जो है वो शहर, इनको रैंकिंग दी गई है। इन 173 शहरों के अंदर में फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है कोपनहेगन। फर्स्ट कौन है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो कि कहाँ पे स्थित है? डेनमार्क के अंदर में स्थित है। सेकेंड नंबर पे दो कंट्रीज है, एक तो है वियना। कौन है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। और दूसरा है ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख। चौथे नंबर के ऊपर में रखा गया है मेलबर्न को। मेलबर्न कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे स्थित है मेलबर्न? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। और पांचवें नंबर पर जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की एक कंट्री है, स्विट्जरलैंड की एक शहर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, इसको पांचवें नंबर पर रखा गया। तो ये टॉप 5 कंट्रीज है जो कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जो कि
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया सूचकांक है। इसमें 173 कंट्रीज थी, उसके अंदर में टॉप 5 शहर जो सबसे जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं, तो वो ये 5 शहर है। फिर इसके अंदर में बात की गई है कि भाई सबसे खराब सबसे खराब कौन कौन से, तो सबसे खराब के अंदर में 173 पर दमिश्क आता है, सीरिया का दमिश्क आता है। इसके बाद में त्रिपोली, इसके बाद में ढाका बांग्लादेश, और उसके बाद में कराची पाकिस्तान। तो ये सबसे 4 जो है वो सबसे खराब रहने के हिसाब से स्थान है। और अगर भारत की बात करें तो दिल्ली और मुंबई दोनों को जो है वो 141वीं, दिल्ली मुंबई दोनों को 141 जो है वो रैंक प्रदान की गई है। तो ये किसके बारे में हो गया, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स या नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया के अंदर में जलवायु स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया इन 2024, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसके द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जारी की जाती है। और इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 का साल जो है वो एशिया का सबसे गर्म वर्ष जो है वो अब तक का रहा है। 2024 एशिया का अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। और इसके अनुसार एशिया जो है वो वैश्विक औसत की डबल गति से जो है वो गर्म हो रहा है। तो एशिया का टेम्परेचर जो है वो वैश्विक जो औसत है उससे 2 गुना गति से जो है वो बढ़ रहा है। तो ये हमने जो है वो प्रमुख प्रमुख इंडेक्सेस के बारे में जो है वो बातचीत कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में सबसे पहला ऑपरेशन है स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। बेसिकली रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें जो यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी है, एसबीयू सुरक्षा सेवा है, इसके द्वारा ये रूसी एयरबेस के ऊपर में कुछ ड्रोन के द्वारा हमले किए गए थे। और ये ड्रोन हमलों को स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से जो है वो नाम दिया गया था। रूस के जो है वो 4 हवाई ठिकाने बेलाया, ओलेन्या, डायगिलोवो और इवानोवो सेवर्नी के ऊपर में यूक्रेन के द्वारा हमले किए गए थे। ये रूसी एयरबेस है और यहाँ पे सटीकता से हमले किए गए थे। इन हमलों के अंदर में एफपीवी का यूज किया गया था, फर्स्ट पर्सन व्यू का यूज किया गया। फर्स्ट पर्सन व्यू जो बेसिकली ड्रोन के अंदर में आगे कैमरा लगा हुआ होता है, और जिस प्रकार से फर्स्ट पर्सन व्यू का मतलब है कि कैमरे के माध्यम से रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ व्यक्ति भी सारी चीजें देख सकता है, जैसा अगर कोई व्यक्ति उस ड्रोन के अंदर में बैठा हुआ होता और उसको जो व्यू दिख रहा होता, तो उस तरीके से। तो इस प्रकार के ड्रोन को क्या कहा जाता है, एफपीवी ड्रोन कहा जाता है। इस ऑपरेशन के अंदर में 41 रूसी विमान जो है वो नष्ट किए गए, जिनके कुछ नाम इस प्रकार हैं, TU-95, TU-160, TU-22M जो बम वर्षक, और A-50 और अर्ली वार्निंग विमान वगैरह, और जो कि क्रूज मिसाइल और परमाणु पेलोड को ले जाने के अंदर में सक्षम थे रशिया के, उनको ये जो है वो इसमें नष्ट किया गया है। 117 एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और रूस के अंदर में तस्करी करके कंटेनर में डाल करके रशिया के अंदर में पहले पहुंचाया गया, और वहां से उनको एक्टिवेट करके इन रूस के जो 4 सैन्य ठिकाने हैं वहां पे इनका जो है वो हमला किया गया है। एफपीवी ड्रोन्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया। तो ये बेसिकली ऑपरेशन, इसको क्या नाम दिया गया है, स्पाइडर वेब। हमसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो किससे संबंधित है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये यूक्रेन के द्वारा रशिया के जो एयर बेसेस हैं उस पर हमला किया गया था। उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया गया था, जिसमें एफपीवी जो फर्स्ट व्यू ड्रोन्स है, फर्स्ट व्यू ड्रोन्स है उनका जो है वो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स है उनका प्रयोग जो है वो किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमने शुरुआत के अंदर में पढ़ा था, एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बेसिकली अमेरिका के द्वारा ईरान के कुछ ठिकानों के ऊपर में हमले किए गए थे, उस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
उसमें जिस विमान का प्रयोग किया गया था उसका नाम है B2 स्टेल्थ बॉम्बर। क्या नाम है? B2 स्टेल्थ बॉम्बर। इसमें फोर्डो जैसे जो भूमिगत मजबूत ठिकाने ईरान के माने गए हैं, उनके ऊपर में सटीकता से हमला करने में ये B2 स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो इस विमान की भूमिका रही है। और इसके अंदर में GBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इसको जो है वो लोड किया गया था और इसको लोड करके ये B2 स्टेल्थ बॉम्बर के द्वारा भूमिगत ठिकानों, फोर्डो जैसे भूमिगत ठिकानों के ऊपर में हमला किया गया था। और ये अमेरिकी वायुसेना का एक रणनीतिक स्टेल्थ बॉम्बर है, जिसे दुश्मन के कब्जे वाले हवाई क्षेत्र में डीप पेनिट्रेशन करना हो तो उस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है B2 स्टेल्थ बॉम्बर को। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देखें तो इसके निर्माता कौन है, तो नॉर्थरोप ग्रुमन जो है वो इसके निर्माता है। जब शीत युद्ध के अंतिम चरण के अंदर में कुल 21 यूनिट्स जो है वो इसकी बनाई गई थी, इसमें से 19 जो है वो अभी भी वर्किंग कंडीशन के अंदर में अमेरिका के द्वारा ये जो है वो यूज की जा रही है। इसकी अगर रेंज देखें तो बिना रिफ्यूलिंग के, हवा के अंदर में बिना रिफ्यूलिंग के ये आराम से 6000 जो समुद्री मील है या 11000 किलोमीटर देखें तो वो उड़ सकता है। और अगर हवा के अंदर में एक बार ईंधन भरना संभव हो सके तो ये 19,000 किलोमीटर से भी अधिक उड़ान भरने की क्षमता रखता है B2 स्टेल्थ बॉम्बर, जो कि अमेरिका के द्वारा ईरान पर जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था उसके अंदर में प्रयोग किया गया था, उसकी बातचीत कर रहे हैं हम। इसका पेलोड यानी कि कितनी क्षमता का जो विस्फोटक है वो ये कैरी कर सकता है, तो ये 18,144 किलो जो है वो पेलोड लेकर के जा सकता है, जिसमें पारंपरिक हथियार जो है उनको भी लेके जा सकता है और ये परमाणु हथियार दोनों को लेकर के जा सकता है। खास बात इसकी B2 स्टेल्थ बॉम्बर की ये है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है। ये रडार की पकड़ में आसानी से आता नहीं है। इसका शेप इस तरीके से है कि रडार की किरणों को अवशोषित भी कर लेता है और ये टकराकर रडार की किरणें जो है वापस जा भी नहीं पाती है, जिससे जो है वो इसको ट्रैक करना और पहचानना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है वो अमेरिका का B2 स्टेल्थ बॉम्बर हो गया। और इस बॉम्बर के अंदर में जो पेलोड लेके गए उसका नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। तो ये पेलोड है, एक तरीके का बम वर्षक है जो कि डीप पेनिट्रेटर है। भूमिगत कोई अगर फोर्डो जैसा भूमिगत बंकर बनाया हुआ हो और उसको अगर पेनिट्रेट करना हो तो इसके लिए GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का उपयोग, बम बम बंकर बस्टर कहा जाता है इसको, इसका उपयोग अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसे गहराई में स्थित ठोस बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया अमेरिका का है। बिल्कुल। प्रकार जो है इसका मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है। इसकी लेंथ 20.5 फीट की है और अगर डायमीटर देखें तो 31.5 इंच का इसका डायमीटर है। और लगभग जो है वो इसका वजन 13,600 किलोमीटर है। इसकी अगर भेदन क्षमता देखें तो अगर लगभग कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये 60 फीट तक जो है वो अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और मिट्टी का बना हुआ है तो 200 फीट तक जो है वो ये पेनिट्रेट कर सकता है। और इसका कैरियर यानी कि कौन सा जो है वाहक विमान इसको लेकर के जाएगा, इस जो पेनिट्रेटर है इसको, तो इसको B2 जो स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है अमेरिका का जो अभी हमने पढ़ा उसके अंदर में लोड करके ईरान के ऊपर में हमले करवाए गए थे अमेरिका का। और ये इसमें इसे सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार अभी का माना गया है। तो ये हो गया हमारा GBU जो पेनिट्रेटिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है वो, जिसका प्रयोग B2 स्टेल्थ बॉम्बर के अंदर में उसको भर के जो है वो अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर में इसका प्रयोग किया गया था। अगला जो है वो हम टॉपिक देखते हैं वो है ग्वाडा नेगेटिव। ये बेसिकली एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके द्वारा एक जो है वो नया ब्लड सिस्टम जो है वो खोजा गया है। ये 48वां ब्लड सिस्टम है। अभी तक जो है वो ब्लड सिस्टम खोजे गए थे, इसमें एक नया ब्लड सिस्टम खोजा गया है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर में जो हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसके अंदर में एक ईएमएम एंटीजन पाया जाता है और जो लगभग प्रत्येक मानव के अंदर में ये ईएमएम एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के साथ में पाया जाता है। लेकिन ये जो ग्वाडा नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो आविष्कार किया गया या खोजा गया है जिसको, इसके अंदर में ये ईएमएम नेगेटिव जो एंटीजन है ये प्राप्त नहीं होता है, ये मिलता नहीं है। तो इस वजह से ये एक नया 48वां रक्त समूह प्रणाली बन गया है, 48वां ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो बन गया है।
तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो कैरेबियाई एक द्वीप समूह है, ग्वाडे ग्वाडेलूप, क्या नाम है? ग्वाडेलूप। कैरिबियाई जो आइलैंड्स है उसमें एक जो है ग्वाडेलूप नाम का आइलैंड है, वहां पे एक फ्रांसीसी महिला के अंदर में पाया गया है, जो कि अभी तक नोन एक ही महिला है जिसके अंदर में इस प्रकार का ग्वाडेलूप जो है ब्लड सिस्टम पाया गया है। तो ये इस जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में जो है वो न्यूज हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन की जो एनवायरनमेंट के ऊपर में सभा हुई है, उसके ऊपर में एक विज्ञान नीति पैनल की स्थापना करने की बात की गई है। रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण के ऊपर में एक इंटर गवर्नमेंटल विज्ञान नीति पैनल बनाया जाएगा, जो कि क्या करेगा? जो कि देशों को इन अपशिष्ट का, रसायनों का और प्रदूषण को किस तरीके से रोकना है, इसके ऊपर में वैज्ञानिक सलाह प्रदान करेगा। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक जो है वो नई पहल जो है वो की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है बेसिकली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अमेरिका की, और इसका सफलतापूर्वक अमेरिका ने परीक्षण कर लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर में वेंडेनबर्ग स्पेस स्टेशन है, वहां पे इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। इंटर कॉन्टिनेंटल यानी एक कॉन्टिनेंट से इतनी रेंज है इसकी कि दूसरे कॉन्टिनेंट पर जो है वह परमाणु हमला किया जा सकता है। तो लंबी दूरी की परमाणु हमले की क्षमताओं के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसमें हम देखें तो 3 चरण है। ठोस ईंधन रॉकेट का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पीड देखें तो 23 मैक की जो है वो इसकी स्पीड है। अगर इसकी अधिकतम सीमा देखें तो 13,000 किलोमीटर से ज्यादा का जो है वो ये लगभग इसकी रेंज है, और बोइंग कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो क्या नाम है इसका? मिनटमैन थर्ड। मिनटमैन थर्ड ये है क्या? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ की है? अमेरिका की है, और अमेरिका ने कैलिफोर्निया के अंदर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। 23 मैक जो है वो इसकी स्पीड है, और 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो ये कवर कर लेती है, परमाणु हमला इतनी दूरी तक कर लेती है, और बोइंग कॉरपोरेशन के द्वारा इसका मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स चैट। ये बेसिकली एक मैसेजिंग सर्विस है, जो पहले ट्विटर नाम से चलता था, उसका जो है अब एक्स नाम कर दिया। एलन मस्क ने खरीद लिया उसको और उसका नाम एक्स कर दिया। अब इस एक्स के द्वारा ये एक मैसेजिंग सेवा सर्विस शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है एक्स चैट। और ये जो है वो बिटकॉइन की जो एनक्रिप्शन शैली है उसके अंतर्गत काम करेगी, काफी सुरक्षित मानी गई है। और अब जो प्रीमियम प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए जो है शुरुआत के अंदर में अवेलेबल रहेगी। तो हमें वन लाइनर के अंदर ध्यान रखना है कि एक्स चैट क्या है। तो एक्स चैट बेसिकली जो है वो एलन मस्क का जो एक्स ट्विटर है उसके द्वारा एक शुरू की गई मैसेजिंग सर्विस है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं एवी लिस्ट। बेसिकली पक्षियों के बारे में क्या होता है कि पक्षियों की अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग लिस्ट बनाएगी, जिससे बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न होती। तो उन सबको दूर करने के लिए एक पक्षी प्रजातियों की एक एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है एवी लिस्ट। एवी लिस्ट ये फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट है बर्ड स्पीसीज की, और इसके कारण जो है विभिन्न सूचियों के अंदर में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है उसको कम करने के लिए, पक्षी संरक्षण और अनुसंधान के एकीकृत करने के लिए जो है वो इसको लाया गया है। तो एवी लिस्ट ये नाम ध्यान में रखना है, पक्षियों के जो अलग अलग नाम है उनको एकीकृत करने के लिए। और ये जो पहले से जो लिस्ट चल रही है अंतरराष्ट्रीय पक्षी विज्ञान समिति और क्लेमेंट सूचियां, इसकी जगह ये जो अब से एवी लिस्ट को जो है वो यूज किया जाएगा, और इसको हर साल जो है वो अपडेट किया जाएगा, ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो इस प्रकार से जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर में पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम प्रमुख जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर में सबसे पहला है जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनकी रेडीनेस को चेक करने के लिए हर साल जो है वो ये खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया जाता है। इस बार जो है वो मंगोलिया के उलान बेटार के अंदर में इसका आयोजन किया गया था, और भारत की जो कुमाऊं रेजिमेंट थी, भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट ने जो है वो इस सैन्य अभ्यास के अंदर में भाग लिया है।
तो 22वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उनकी रेडीनेस को चेक करने के लिए करवाया जाता है। इस बार कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बेटार के अंदर में इसका आयोजन किया गया और भारतीय सेना की जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसके द्वारा इस अभ्यास के अंदर में भाग लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अभ्यास है शक्ति। शक्ति अभ्यास बेसिकली फ्रांस और भारत के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। फ्रांस का ला कैवेलरी जो एक स्थान है वहां पर जो है भारत और फ्रांस के बीच में ये द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किया गया था 18 जून से 1 जुलाई 2025 में। और फिर 53वां बाल्टॉप्स जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो देश हैं उनके द्वारा एक समुद्री अभ्यास, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास करवाया जाता है जो इस साल लाटविया के अंदर में जो है वो करवाया गया था। और ये बाल्टॉप्स जो है वो अभ्यास, बाल्टिक ऑपरेशन बाल्टॉप्स अभ्यास जो है वो शुरू किया गया था, तो इसका क्या नाम रखा गया है? बाल्टॉप्स 25। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं हम। नेक्स्ट है यूनाफोर जहाज। यूनाफोर जहाज बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है उनका एक बहुत बड़ा नेवल फोर्स है, यूरोपियन यूनियन का नेवल फोर्स है। इसके अंदर में दो जहाज है, एक है ESPN रीना सोफिया जो कि स्पेनिश नौसेना का है और दूसरा है ITS एंटोनियो मार्सेग्लिया, ये जो है वो इटालियन नौसेना का है। ये दोनों जो है वो इटली का और स्पेन के दोनों जहाज जो है इन्होंने भारतीय नौसेना के साथ में मुंबई के अंदर में अभ्यास किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। यूनिफोर जहाज काफी बड़े होते हैं, काफी कैपेसिटी ज्यादा होती है और भारत के साथ में सैन्य अभ्यास कर रहा है, इसका मतलब कि भारत की मैरीटाइम शक्ति भी क्या है, बहुत अच्छी हो गई है। तो ये यूनिफोर जहाज के बारे में हमें ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये प्रमुख सैन्य अभ्यास हमारे हो गए। इसके बाद में हम कुछ अवार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड्स। जावेद अख्तर साहब को जो है वो ये दिया गया, रशिया का अवार्ड है, ये रूस के द्वारा दिया जाता है। सांस्कृतिक संवाद को, साहित्य को, लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए जावेद अख्तर साहब जो कि भारत के अंदर में, बॉलीवुड के अंदर में जो है वो लिरिक्स राइटर हैं, कहानियां लिखी हैं कई फिल्मों की, प्रमुख प्रसिद्ध फिल्मों की, तो उनको जो है वो ये दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड दिया गया है और रशिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में है यूनाइटेड नेशन का शशाकावा पुरस्कार, ये डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। ये जो है वो इनको भारत का चक्रवात पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का चक्रवात पुरुष कहा जाता है। ये भारत के मौसम विज्ञान महानिदेशक है। कौन है ये? डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटियोरोलॉजी है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अंदर में महानिदेशक के पद पर है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार जो है वो दिया गया, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। इसके बाद में नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो 2025 का PRME ग्लोबल स्टूडेंट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है, जो कि बिमटेक नोएडा की छात्र टीम थी, बिमटेक एंड UFE, जिसमें से ये स्टूडेंट्स थे नीर सोनी, अरुणोजय वत्स और देवल कंबलिया, इनको दिया गया है और इनको जो है वो प्रभावशाली स्थिरता पहलों का प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं, फूड प्लेनेट पुरस्कार। ये इसके विजेता जो है वो स्वीडन का एक स्टार्टअप है, नाइट्रोकेप्ट स्वीडन का एक स्टार्टअप है और इनको स्वीडन के स्टॉकहोम के कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। अवार्ड का क्या नाम है? फूड प्लेनेट अवार्ड 2025। इसके बाद में है स्काई ट्रैक्स, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस है कतर एयरवेज, उनको जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। और सबसे किफायती जो एयरलाइंस है उसमें भारत की इंडिगो को तीसरे नंबर पर जो है वो पुरस्कृत किया गया है। भारत की इंडिगो एयरलाइंस को 2025 में दुनिया की शीर्ष कम लागत वाली एयरलाइनों के अंदर में तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये कौन सा अवार्ड है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2025। तो इसी के साथ में जो है वो हमारा 2025 जून महीने का इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में भी आए होंगे, आपको अच्छे से याद भी हो रहे होंगे। एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम इससे आगे का पोर्शन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।